हाल ही में बांग्लादेश में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे रीजन को हिला करके रख दिया। दीपू चंद्र दास एक साधारण व्यापारी था जिसकी जिंदगी में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, लेकिन एक अफवाह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। कहा गया कि उसने धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है और बिना किसी जांच पड़ताल के भीड़ ने उसे पकड़कर घसीटा और बेरहमी से जिंदा जलाकर मार डाला। ये कोई साधारण विवाद नहीं था, यह कट्टरपंथ की खुली आतंक की आवाज थी। दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ एक आम आदमी की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की विफलता की कहानी है जहां कानून कमजोर और भीड़ की ताकत बढ़ती जा रही है। और जब ये कट्टरपंथ इस कदर बढ़ जाए तो सिर्फ ये बांग्लादेश की समस्या नहीं रह जाती, इससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी भी प्रभावित होती है। दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम की विफलता का नतीजा है। एक ऐसा सिस्टम जो अफवाहों को सच मान लेता है। सोच कर देखिए, अगर कोई खबर बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी प्रक्रिया के भीड़ की हवा भर दे तो इसका मतलब है कि देश में कानून की जगह भीड़ का हुकूमत चल रहा है। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? क्या ये अचानक हुआ? नहीं। किसी भी समाज में कट्टरपंथ तभी फलता फूलता है जब लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है, जब न्याय की व्यवस्था नाकामी या पक्षपातपूर्ण हो जाती है, जब लोग अपने गुस्से को कानून के बजाय खुद के हाथों में लेने लगते हैं। और बांग्लादेश में ये हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ सरकार की नाकामी साफ तौर पर दिखती है। वह ना तो अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कस पाती है, ना ही भीड़ को नियंत्रित कर पाती है। सरकार भी कई बार सब कुछ मालूम होते हुए भी चुपचाप बैठी रह जाती है, क्योंकि सत्ता की लालच की वजह से उन्हें लगता है कि कट्टरपंथ वोट बैंक उसे सत्ता में बनाए रख सकते हैं। इसीलिए सरकार कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाने की बजाय उन्हें सहायता देने का काम भी करती है। ये वह घिनौना राजनीतिक समझौता है जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को तार तार कर देता है। इस घटनाओं से समाज में भी एक भय और अविश्वास का माहौल बन जाता है। लोग डर जाते हैं कि अगर उन्होंने सच बोला या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ आवाज उठाई तो वे भी दीपू दास जैसी स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह कानून की जगह भीड़ का शासन स्थापित होता है और अफवाहें एक हथियार बन जाती है जो निर्दोषों की जान ले लेती है। यह सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं है, यह हर उस देश की समस्या है जहां लोकतंत्र कमजोर पड़ता है और कट्टरपंथ बढ़ता है। और आज ये समस्या हमारे पड़ोसी देश में एक खतरनाक रूप ले रही है। दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जब भीड़ कानून से ऊपर हो जाती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। और ये वो खतरा है जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। अक्सर लोग पूछते हैं, बांग्लादेश में अचानक ऐसा क्या हो गया कि कट्टरता इतनी खुलकर सामने आने लगी? लेकिन सच्चाई ये है कि ये अचानक नहीं हुआ, ये सालों से पनप रहा था और अब खुलकर सामने आ गया है। कट्टरपंथ कभी अकेले पैदा नहीं होता, उसे पालने वाला सिस्टम चाहिए, उसे चुप बैठी सरकार चाहिए और उसे फायदे देखने वाली राजनीति चाहिए। बांग्लादेश की राजनीति आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। सत्ता में बैठे लोगों के सामने दो रास्ते थे, या तो कानून को मजबूत किया जाए या फिर कट्टरपंथियों से समझौता किया जाए। और सत्ता ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि कट्टरपंथी गुट सड़कों पर ताकत दिखा सकते हैं, चुनावों में डर का माहौल बना सकते हैं और विरोधियों की आवाज दबा सकते हैं। जब सत्ता को बचाने की बात आती है तो आदर्श सबसे पहले कुर्बान होते हैं। यही वजह है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, भीड़ की हिंसा पर केस कमजोर कर दिए जाते हैं और पीड़ितों को भी चुप रहने की सलाह दी जाती है। धीरे धीरे एक संदेश पूरे समाज में फैल जाता है, अगर आप बहुसंख्यक भीड़ का हिस्सा है तो कानून आपको छू नहीं सकता। और यही वो पल होता है जब कट्टरपंथ विचारधारा से निकलकर हथियार बन जाता है। एक और बड़ा कारण आर्थिक और सामाजिक असंतोष, बेरोजगारी, महंगाई और भविष्य का डर। इन सब का जवाब सत्ता नहीं देती, बल्कि गुस्सा अल्पसंख्यकों पर निकाल कर दिया जाता है। लोगों को बताया जाता है, तुम्हारी परेशानी की वजह वो है, तुम्हारी गरीबी की वजह वो है, तुम्हारी पहचान खतरे में है। और जब डर को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो इंसान सोचने की ताकत खो देता है। सोशल मीडिया इस आग में घी डालने का काम करता है। फर्जी वीडियो,
पुराने फोटो और झूठी कहानियां वायरल होती है जिनका मकसद सिर्फ एक होता है, नफरत पैदा करना। सरकार चाहती तो इसे रोक सकती थी, लेकिन उसने आंखें मूंद ली, क्योंकि कट्टरपंथ जब दूसरों को जला रहा है तब तक सत्ता सुरक्षित महसूस करती है। यही सबसे खतरनाक सोच है और इतिहास गवाह रहा है। जब कट्टरपंथ को राजनीति का औजार बनाया जाता है तो अंत में वही सत्ता को भी निगल जाता है। आज बांग्लादेश उसी रास्ते पर चल पड़ा है और अगर यही चलता रहा तो ये आग सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश की स्थिरता को जला देगी। अब सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता सिर्फ अंदरूनी समस्या है? जवाब है नहीं। जहां भी भारत के आसपास अस्थिरता दिखती है वहां एक नाम बार बार उभर कर आता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान जानता है कि वह भारत से सीधी तरह से जंग नहीं जीत सकता, इसीलिए उसकी रणनीति है सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि आग लगाओ और पीछे हट जाओ। बांग्लादेश में यही मॉडल अपनाया जा रहा है। कट्टरपंथी संगठनों को वैचारिक सपोर्ट, फंडिंग के गुप्त रास्ते और सोशल मीडिया के जरिए नफरत का नैरेटिव, यही पाकिस्तान का हथियार है। 1971 की हार पाकिस्तान आज भी नहीं भूल पाया और अब वह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर नई पीढ़ी को दिखा रहा है कि भारत उनका दुश्मन है। आईएसआई सिर्फ गोली नहीं चलाती, बल्कि वो खतरनाक सोच को भी जहर देती है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला होता है तो भारत की छवि को क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर किया जाता है और पाकिस्तान को इससे दो फायदे मिलते हैं। एक, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दूसरा, साउथ एशिया में अस्थिरता। यही वजह है कि बांग्लादेश की कट्टरता सिर्फ ढाका की समस्या नहीं रह जाती, यह एक रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाती है और भारत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो सवाल यहाँ यह भी है, भारत को क्या करना चाहिए? सिर्फ बयान, सिर्फ चिंता, या कोई ठोस कार्रवाई? भारत के पास ताकत है, बस उसे रणनीति के साथ इस्तेमाल करना होगा। बांग्लादेश की इकोनॉमी कई मामलों में भारत पर निर्भर है। ट्रांजिट, बिजली, व्यापार, ये सब भारत की गुडविल पर चलता है। भारत साफ संदेश दे सकता है, सुरक्षा के बदले सहयोग, हिंसा के बदले शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों को दस्तावेज के साथ उठाना, चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। भारत को चुप नहीं रहना होगा। नैरेटिव वॉर जीतना, आज लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, कहानी से लड़ी जाती है। भारत को ग्लोबल मीडिया, थिंक टैंक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सच्चाई दिखानी होगी। सीमा और खुफिया सुरक्षा, कट्टरपंथ जब सीमा पार करता है तो उसे रोकना सिर्फ जरूरी नहीं, अनिवार्य हो जाता है। फंडिंग, नेटवर्क और संपर्क, सब पर नजर रखो। भारत को स्पष्ट करना होगा, हिंदुओं पर हमले सिर्फ आंतरिक मामले नहीं माने जाएंगे। जब रेड लाइन दिखती है तभी हिंसा रुकती है। भारत किसी देश को अस्थिर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर पड़ोसी देश में नफरत को खुली छूट दी जाए तो उसका असर सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। आज बांग्लादेश जल रहा है, अगर समय रहते आग नहीं बुझाई गई तो कल उसकी लपेटें पूरे क्षेत्र को जला सकती है। इतिहास गवाह है, कट्टरपंथ को पालने वाले अंत में खुद उसके शिकार बनते हैं। भारत को अब चुनना होगा, सिर्फ प्रतिक्रिया या रणनीतिक कार्यवाही, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा भाषणों से नहीं, फैसलों से बचती है। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए, क्या भारत को सिर्फ बयानबाजी करनी चाहिए या ठोस कार्रवाई का समय आ चुका है? अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा से जुड़ा है तो कमेंट में लिखिए। और व्लादिमीर पुतिन किस तरह भारत और चाइना को एक साथ ला सकते हैं, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखिए।